नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और यूपी मांगे उत्तर में आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जारी सियासी गुणागणित की। बीजेपी के अंदर 2 दिनों तक एक बड़ा मंथन हुआ। राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने संगठन के अंदर से फीडबैक लिया, क्षेत्रीय प्रमुख, पार्टी के महामंत्रियों से जानकारी ली गई, फिर सीएम से संवाद किया गया और इसके बाद सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए आज दोनों डिप्टी सीएम समेत कई आला मंत्रियों से सीधी बात की गई। लेकिन संगठन ने एक बार फिर से वही बात दोहराई कि सेवा ही संगठन है और इसी पर चर्चा चल रही है। कोरोना काल में जो काम हुए हैं, तीसरी लहर जब आएगी तो क्या हम कर सकेंगे, क्या हमें करना चाहिए, इस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन अंदर की खबर यह है कि चर्चा संगठन को मजबूत करने पर भी हुई है, 2022 को लेकर अपनी तैयारियां दुरुस्त करने पर भी हुई हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान इस बात की तस्दीक भी करता है। अब सवाल इसी बात का है कि बातों में इतनी गोपनीयता की वजह क्या है, और दूसरा सवाल यह भी कि क्या यह चुनाव से पहले पार्टी के किलेबंदी की तैयारी, किलेबंदी की कवायद चल रही है। हम चर्चा इसी बात पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन को धार देने के लिए प्रदेश के साथ साथ दिल्ली भी सक्रिय है। कल संगठन के पदाधिकारियों की बैठक और सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने आज सरकार की समीक्षा की। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम हो या पावर सेंटर माने जाने वाले कद्दावर मंत्री, बीएल संतोष ने आज पार्टी दफ्तर में सबसे 1-to-1 चर्चा की। समीक्षा के सिलसिले में दोनों डिप्टी सीएम तो शामिल रहे ही, मंत्री श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य, रमापति शास्त्री, अशोक कटारिया, महेंद्र सिंह, अनिल राजभर, सतीश द्विवेदी, गुलाबो देवी समेत कई मंत्रियों से चर्चा हुई। कुछ जैसे गए थे वैसे ही बाहर आए तो कुछ पीछे के दरवाजे से भी निकल गए। मीटिंग के आखिर में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पार्टी मुख्यालय जा पहुंचे। बैठक के बारे में राधा मोहन सिंह ने बताया कि चर्चा कोविड पर हुई है। हमारी जो बैठक थी, शेड्यूल बैठक थी, इस बार थोड़ा लेट हुआ है, जिसमें हम क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ और महामंत्रियों के साथ बैठते हैं, वो बैठक थी। और दूसरा जो कोर ग्रुप बैठती है, तो शेड्यूल हमारी बैठकें आप देखे होंगे कि कोरोना काल में सारे दल के नेता क्वारंटाइन थे। एक बीजेपी थी जो पूरे क्षेत्र में उसके कार्यकर्ता घूमकर सेवा का काम कर रहे थे। तो हमारा अहिर्निश चलने वाला ये काम है। जाहिर है ये चिंता तो हर आदमी के जहन में है और इससे इनकार भी नहीं कि चर्चा इस पर हुई हो। लेकिन क्या चर्चा सिर्फ इसी बात पर हुई? ये सवाल डिप्टी सीएम के उस बयान से उठा जो उन्होंने बैठक से निकलते ही दिया। बैठक कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। डिप्टी सीएम बाहर आए तो सीधी बात 2022 पर की। चलते चलते एक बार फिर से दोहरा दिया कि अब की बार तगड़ी तैयारी है और 2017 दोहराने की बारी है। बैठक संगठनात्मक थी और संगठनात्मक बैठक में कार्यकर्ता के नाते अपने संगठन 2022 को लेकर के थी। 2022 में फिर हम 2017 दोहराएंगे। एक तरफ सरकार का दावा बड़ा है तो विरोधी दल तंज भी बड़े कस रहे हैं। अखिलेश यादव ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एके शर्मा के बहाने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अजब है बीजेपी की नीति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर उनकी मर्जी के विरुद्ध दिल्ली से भेजा एक अधिकारी थोपना और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की मर्जी के विरुद्ध एक अधिकारी को पश्चिम बंगाल से दिल्ली बुलाना। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन से राज्य को खींचने के झूठे वादे करने वालों के बीच खींचातानी जारी है। अखिलेश यादव के तंज से ज्यादा बीजेपी अपनी बैठकों में व्यस्त है। कुछ बताया जा रहा है और बहुत कुछ गोपनीय भी रखा जा रहा है। जब संगठन के मुखिया आते हैं तो संगठनात्मक चर्चा होती ही है, वो सब सामान्य स्वभाव से होती है, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो सवाल यही है कि क्या 2022 से पहले बीजेपी अपनी कमजोर कड़ियों को दुरुस्त कर रही है? ये कवायद चुनाव से पहले किलेबंदी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक बहुत खास पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
ओंकार नाथ सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। ओंकार नाथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नाहिद लारी खान जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। नाहिद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और के विक्रम राव साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत के विक्रम राव साहब आपका भी। और सबसे पहले अनिला सिंह जी, प्रश्न आपसे ही है। अशोक कटारिया सरकार में मंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य साहब बड़े सीनियर लीडर हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, अभी डिप्टी सीएम हैं। ये दोनों लोग तो कह रहे हैं कि संगठन की बात हुई है और जब संगठन के बड़े लोग आते हैं तो संगठनात्मक चर्चा भी होती ही है। क्यों इतनी गोपनीयता बरती जा रही है? अगर 22 की तैयारी हो रही है तो खुलकर कह सकते हैं आप लोग। 22 की तो बिल्कुल तैयारी है, हो रही है, उसमें कोई दो राय है नहीं कि 22 में चुनाव लड़ना है, जम के लड़ना है, जीत कर आना है, सरकार बनानी है, उसमें कोई छुपाने की कोई बात नहीं है। परंतु आप जानते हैं राम मोहन जी कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के लिए जानी जाती है और हमारा संगठन जो है वो हमारी नींव है और बेहद मजबूत नींव है और उसके ऊपर सब कुछ खड़ा होता है। तो बीएल संतोष जी आए हैं, दिल्ली से आए हैं, लखनऊ में बैठ के ले रहे हैं, वो संगठन के लोगों से भी मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारे मंत्री हैं, चाहे वो विधायक है, चाहे वो कोई भी है, जो जिनसे उनको मिलना है आगे के चुनाव के बारे में या संगठन के विषय में या एक कार्यकर्ता के रूप में वो कुछ बीएल संतोष जी से बात करना चाह रहे हैं या बीएल संतोष जी उनको कुछ बताना चाह रहे हैं, तो ये बैठकें हो रही है, छुपाने वाली कोई बात नहीं है। और हाँ, बैठक में क्या बातचीत हो रही है, क्या नहीं हो रही है, उसको हमें जग जाहिर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हमारा इंटरनल मैटर है। कोई भी राजनीतिक दल जो है या कोई भी संस्था जो है मीटिंग में क्या हो रहा है उसको पब्लिसाइज नहीं करती। ठीक है। हाँ, बहुत से लोगों के पेट में दर्द जरूर हो रहा है कि बैठकों का दौर चल रहा है जबरदस्त, ये हो क्या रहा है, क्योंकि बाकी राजनीतिक दलों के पास संगठन तो है नहीं, हमारे पास संगठन है तो हम करते हैं बैठकें। ठीक, लेकिन अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं ये कि एक अधिकारी के लिए ये सब कुछ हो रहा है क्या, दिल्ली से जो भेजे गए। अखिलेश यादव जी या तो टेनिस खेलते हैं या ट्वीट करते हैं। टेनिस खेलते खेलते बीच में जो सबसे जल्दी काम हो सकता है वो ट्वीट का होता है, तो वो ट्वीट कर लेते हैं, इससे ज्यादा वो क्या करते हैं। हमारी कार्यकर्ताओं की तरह धरातल पे आकर काम तो नहीं करते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। आप देख लीजिए कहाँ दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव जी। तो सीधी सी बात है, करने दीजिए ना, ट्वीट खेलते। प्रियंका वाड्रा दिल्ली में बैठ के ट्वीट करती हैं, ये अपने यहाँ पे टेनिस खेलते हैं या ट्वीट करते हैं। मायावती जी तो पता नहीं कहाँ है, हो सकता है कुछ दिनों में उनकी पार्टी वाले जो है उनके गुमशुदगी के पोस्टर्स लगा दें। ठीक है, नाहिद लारी खान जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी कसरत में लग गई है कि उन्हें 2022 में क्या करना है। डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि इस बार 300 पार की तैयारी है, 2017 को दोहराने की तैयारी है। आप लोगों की तैयारी कहाँ है? देखिए श्री राम मोहन जी, सबसे पहले तो मैं अनिला सिंह जी की बातों का जवाब देना चाहती हूँ, उनको अच्छे से बताना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी जो है धरती पर है, ये धरती से जुड़ी हुई पार्टी, हमारे नेता कार्यकर्ता धरती पर रहते हैं, इसलिए तो कहा जाता है धरती पुत्र मुलायम सिंह जी। और समाजवादी पार्टी के जो लाखों कार्यकर्ता और नेता हैं वो धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के परिवार हैं, इसलिए हम धरती से जुड़े हुए हैं। और वहीं बीजेपी जो है, बीजेपी जमीन पर है ही नहीं। क्यों जमीन पर नहीं? क्योंकि जो इनके नेता हैं उनको कहा जाता है 16,000 करोड़ के हवाई जहाज पुत्र मोदी जी, और उनका परिवार है बीजेपी। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता उनके परिवार के लोग हैं, इसीलिए वो सब हवाई बातें करते रहते हैं। हवा में ही इनकी पार्टी चल रही है, जमीन पर कहीं नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी शुरू दिन से, और हम सब भी शुरू दिन से, इस कोरोना काल में जो सरकार है इसको कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए बार बार प्रयास करते रहे, बार बार जमीनी हकीकत से इनको वाकिफ करने का प्रयास करते रहे। तो जो बीजेपी के जो नेता हैं और जो कुछ गोदी मीडिया हैं वो कौवे जैसे काय करते रहे। अब आप देखिए, कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा जमीन पर देखें क्या स्थिति है और नींद से जगे। और खुद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने अभी 4 दिन पहले क्या कहा था? 4 दिन पहले इनके अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि बीजेपी जमीन पर नहीं है, बीजेपी जमीन पर काम नहीं कर रही है। और ये जो बैठकें ये लोग कर रहे हैं, अब इन बैठकों में ये रणनीति ये बना रहे हैं कि किस तरह 2022 का जो चुनाव जो अभी 6 महीने बाद होने वाला है उसमें किस तरह से यह जो है आंसू पोंछने भर की सीट इनको मिल जाए, यानी कि जो इनको इतनी सीट मिल जाए
कि नेता प्रतिपक्ष बन जाए, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, ये असंभव बात है। वो इसलिए असंभव है, जिस तरह से कोरोना काल में लोगों ने देखा कि सरकार की उदासीनता और निष्क्रियता के चलते जिस तरह से लोगों की सांसें उखड़ी, ऑक्सीजन, दवाइयां, इंजेक्शन, अस्पताल, आईसीयू, बेड्स और यहाँ तक शमशान घाट में भ्रष्टाचार हुआ, ये इस वजह से लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित है, पहले से भी आक्रोशित थे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त था, महिलाओं के साथ उत्पीड़न चरम पर था, माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं और बच्चों के साथ जो वारदातें हो रही हैं वो भयावह है और वो झकझोर देने वाली है। हत्या, लूट, डकैती चरम पर, माफिया और गुंडा, महागुंडों का राज चल रहा था उत्तर प्रदेश में, इसलिए लोग पहले ही से आक्रोशित थे। लेकिन कोरोना काल में आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। आप ये देखें कि जिस तरह से कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं और नौजवान खुशी से गीत गाते थे कि गंगा तेरा पानी अमृत, लेकिन जिस तरह से गंगा मैया में लाशें, हजारों नर नारियों की लाशें उतराती दिखी, जिसे चील, कौवे और कुत्ते नोचते दिखे, और हजारों नर नारियों के अर्धनग्न शव जो घाटों पर दिखे, जिसे चील, कुत्ते नोचते दिखे, और यहाँ तक उनके कफन चोरी कर लिए गए। अब वही महिलाएं, वही नौजवान जो है बहुत दुखी मन से पीड़ा के साथ कहते हैं कि योगी मोदी राज में गंगा तेरा पानी हुआ संक्रमित। बड़े गर्व से प्रदेशवासी कहते थे, हम उस प्रदेश के रहने वाले जिस प्रदेश में गंगा बहती है। आज इस दुखी मन से प्रदेशवासी कहते हैं कि मोदी योगी राज में हम उस प्रदेश के वासी हैं जिस प्रदेश में संक्रमित गंगा मैया बहती है। ये कितनी दुख की बात है। ये गंगा मैया हमेशा से नारे, ये सच बात है और यही टेस्टेड बात है। नारे कहाँ के लोग लगा रहे हैं? केवल समाजवादी कार्यकर्ता लगा रहे हैं या फिर ये नारे नहीं? श्री राम मोहन जी, मैं आपको नहीं, ये नारे देखिए, ये नारे नहीं है, मैं आपको वास्तविकता से अवगत करा रही हूँ। जिस तरह से हजारों नर नारियों के शव गंगा जी में उतराते दिखे, जिस तरह से संक्रमित शव उतराते दिखे, जिस तरह से गंगा के किनारे, चाहे उन्नाव हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे बनारस हो, अनेकों जगह शव जो है अर्धनग्न, यहाँ तक नारियों के, महिलाओं के शव थे, उस पर सभी कफन चुरा लिया गया। इनको शर्म नहीं आई और बेचारों को ओंकार रीति रिवाज से अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ। तो लोगों का मन बहुत पीड़ित है, लोग दुखी हैं इन सब चीजों से। और इतिहासकार मोटे मोटे काले काले अक्षरों में लिख रहे होंगे किस तरह से लोगों को उत्तर प्रदेश में एक सम्मानजनक जीवन भी व्यतीत करने को नहीं मिला और सम्मान से उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार नहीं हुआ। ये भी इतिहासकार लिख रहे होंगे। और आप ये जाने श्री राम मोहन जी, हजारों साल भारतवासी और ये प्रदेशवासी इन सब चीजों को नहीं भूलेंगे। उत्तराखंड के बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर का बयान आए दिन आता रहता है कि बीजेपी के लोगों को 7 पुश्तों तक की गालियां पड़ रही है इस कोरोना काल में। जिस तरह की अव्यवस्था थी, ना ऑक्सीजन था, ना आईसीयू था, ना अस्पताल था, ना एम्बुलेंस था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है और कई पुश्तों का इंतजार भी आपको नहीं करना है। अभी तय हो जाएगा, 7-8 महीने का और इंतजार है, अभी तय हो जाएगा कि जनता कितनी नाराज है, कितनी खुश है, ये अभी तय हो जाएगा। बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओंकार नाथ सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव समझाते रहे, बीजेपी वालों ने नहीं समझा। मैंने तो देखा है कि उनके भी जगह जगह जो संगठन के कार्यक्रम थे वो हर जोन में, बड़े बड़े जिलों में खुद जाकर कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं। फिर ये कैसा समझाना था विरोधी दलों का जिसको सरकार नहीं समझ पाई? अब ये तो अखिलेश जी जाने और सरकार जाने, लेकिन आप ही लोगों ने बताया और अखबारों में भी निकला कि संगठन ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की चर्चा की। कोई भी पार्टी कर सकती है, संगठन करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी वो निर्णय लेंगे, जो कुछ करेंगे, उनकी पार्टी के हित के लिए होगा, वो अपना जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर आश्चर्यजनक लगी जी कि राष्ट्रीय महासचिव आए, प्रभारी आए और उन्होंने मुख्यमंत्री को साथ में नहीं बिठाला और न प्रदेश अध्यक्ष को साथ में बिठाला और सब लोगों से एक एक करके बातचीत की। इसका सीधा मतलब यह निकल रहा है कि शिकायतें इन्हीं 2 लोगों से उन लोगों को थी जिसको कि वो दूर करने के लिए आए थे। और ये अगर है तो ये बहुत गंभीर बात है, पार्टी के लिए भी और सरकार के लिए भी। बाकी तो सरकार की इच्छा है, जो चाहे वो करे, पार्टी की जो इच्छा है वो चाहे जो चाहे करे, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है। अब आप ये देख लीजिए, आज प्रधानमंत्री जी ने
12th की परीक्षा रद्द कर दी। जी। क्यों रद्द कर दी? कि भाई बच्चे हैं, एग्जाम में जाएंगे और वो जाएंगे तो इस साइड में वो क्या कहते हैं वहां इन्फेक्शन हो जाएगा, संक्रमण बढ़ेगा और फिर से भयावह स्थिति हो जाएगी। लेकिन हमारी सरकार नहीं चाहती। हमारी सरकार ने चुनाव आयोग को ये नहीं कहने की कोशिश की कि 12 जून को जो आगरा में उपचुनाव करा रहे हैं 4 ग्राम प्रधानों का और 3 क्षेत्रीय पंचायत सदस्यों का, 2237 ग्राम पंचायत सदस्यों का, 3408 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, मतदान स्थल बनाए गए हैं। एक मतदान स्थल में 4 आदमी रहता है। कम से कम 17,000 आदमियों की ड्यूटी लगाई जा रही। 20 लाख वोटर करीब इसको पूरा करेंगे, जहां तक निकला है, जो आज अखबार में ही निकला था, अमर उजाला की खबर है। मैं भाई साहब आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि अभी 1 तारीख को उन्होंने कर्फ्यू हटाया है और 12 को ये वहां पे चुनाव कराने जा रहे हैं। अभी इसी चुनाव से कितना संक्रमण बढ़ा, सरकार सोच नहीं रही है। ये उपचुनाव को टाल नहीं सकती थी, ये कह नहीं सकती थी चुनाव आयोग से कि हम इस समय नहीं करा सकते हैं। जब हाई कोर्ट ने कहा कि आप अपने यहाँ लॉकडाउन करिए तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए और यहाँ आप चुनाव आयोग से नहीं कह रहे हैं इस चीज को। तो ये सब चीजों को सरकार को सोचना चाहिए। और जो असंतोष है पार्टी के अंदर, वो उनका अंदरूनी मामला है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। ठीक है। एक सवाल मैं के विक्रम राव साहब आपके सामने भी लेके आना चाहता हूं। ये सारी बातें असंतोष की चीजें हैं क्योंकि 1-to-1 मंत्रियों से संवाद, या फिर ये एक समीक्षा है जो खुली होनी चाहिए कि अगर आपका मुखिया आपके सामने बैठा होगा तो जाहिर है कि आप सच्चाई नहीं बता पाएंगे? ये तो स्वाभाविक है, बोलने की आज़ादी है। हर एक के मन में जो बात है उभर के आए तो उस पर जितने प्रतिबंध कम होंगे उतना मुक्त रूप से अभिव्यक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री होते, मुख्यमंत्री के सामने कौन उनकी आलोचना कर पाता, कैसे बातें बता पाता? असहमति है तो अच्छा है, एक लोकतांत्रिक तरीका है, कहने को बोलने का मौका मिला। लेकिन राम मोहन जी, मेरा विश्लेषण ये है कि चर्चा संगठन के साथ साथ खासकर मुद्दों पर भी हो सकती है आज या कल, क्योंकि चुनाव पूरा लड़ा जाएगा मुद्दों पर। जी। अब मुद्दे क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ काफी अभियान चला है कि कोरोना में सफल नहीं रहे, तो ये एक मुद्दा है। तो भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी, जवाब देना चाहेगी, इसका मुकाबला करे। और चूंकि मुद्दे यहाँ आंचलिक होंगे बंगाल की तरह, क्योंकि यह पार्टियां भी आंचलिक हैं। अब बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी जो चुनाव में मुकाबला करेंगी वो आंचलिक पार्टियां हैं। कांग्रेस आंचलिक भी सीमित ढंग से रहेगी। तो जरूर भारतीय जनता पार्टी आंचलिक मुद्दों को महत्व देगी ताकि मुकाबला करते समय इन मुद्दों से आम मतदाता को आकर्षित किया जा सके, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे नहीं होंगे। प्रधानमंत्री आएंगे जरूर, लेकिन केवल यूपी से जुड़े मुद्दे, विशेषकर कोविड, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था कैसी रही और प्रशासन में चुस्ती कितनी रही, क्योंकि रिस्पॉन्सिव था प्रशासन। क्या लोगों की बातें सुनी? ग्रीवेंस रिड्यूसल, जो शिकायतें थी उनको दूर करने का तरीका ठीक था? ये सब मुद्दे जरूर पार्टी के सामने आएंगे और पार्टी को जवाब देना पड़ेगा चुनाव में कि इन मुद्दों पर, इन विषयों पर, इन पहलुओं पर क्या विचार किया गया। मेरे ख्याल से संतोष साहब जो आए हैं वो जाके एक रपट जब देंगे दिल्ली में तो इन सारे लोगों की राय का एक संक्षेप बना के, एक प्रेसी बना के उन्हें देना होगा, जिसमें ये चीज़ें आएंगी कि लड़ाई आंचलिक पार्टियों से, लिहाजा नज़रिया आंचलिक होना चाहिए और मुद्दे ऐसे होने चाहिए ताकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी स्कोर न कर सके। राममोहन जी, एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पे लेना होगा, लेकिन अगर बीजेपी ये कह रही है कि चर्चा सेवा ही संगठन पे बात हुई है, चर्चा कोविड के काम पर हुई है, तो अगर 2 दिन तक इतनी लंबी चर्चा हुई है तो क्या इन बातों पर चर्चा हुई कि गाँव में, छोटे शहरों में कैसा रिस्पॉन्स है जनता का और जनता के लिए जो काम किए कार्यकर्ताओं ने वो पर्याप्त थे या उसकी भरपाई के लिए अभी भी कुछ और किया जा सकता है क्या? इस पर भी मंथन हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनाव से पहले की किलेबंदी शुरू हो गई है। जहां जहां कमजोरियां हैं वहां वहां मजबूत सैनिक बिठाने की तैयारी हो गई है। हमारे साथ अनिला सिंह जी जुड़ी हुई हैं। अनिला सिंह जी, जितने लोग हैं उनके अपने अपने विश्लेषण अपने हिसाब से हैं कि आपकी बैठकों में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। एक सवाल ये जरूर लोग जानना चाहते हैं कि कुछ लोगों को विशेष रूप से, जिनकी बात अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, उनको सेटल करना चुनाव से पहले ही जरूरी है या फिर एमएलसी का पद उनके लिए पर्याप्त है? नहीं, देखिए राम मोहन जी, अब चुनाव हमें पता है कि कुछ महीनों की ही देरी है, तो हर एक राजनीतिक दल जो है अपना अपना काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी तो निरंतर काम करती है और मजबूती से करेगी। बैठकें होंगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, पार्टी की भी बात होगी, संगठन की भी बात होगी, चुनाव की भी बात होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ओमकार सिंह जी, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत ही मेच्योर और बहुत सुलझे तरीके से। उन्होंने भी एक बात यही कही कि भाई सभी पार्टियां करती हैं। अभी मैं नाहिद जी को सुन रही थी, उन्होंने बार बार शमशान की जो एक चित्रण यहाँ पर किया। मैं कहती शमशान का क्यों चित्रण कर रही है आप बार बार? यहाँ पे कुछ और बात करने के लिए नहीं है क्या? तो यहाँ पर आप थोड़ा कब्रिस्तान के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि आप कहती है ना भारतीय जनता पार्टी तो शमशान और कब्रिस्तान की बातें करती है। बोलिए कब्रिस्तान के बारे में, क्या वहां पे कोई इस प्रकार के चित्र नहीं आए क्या कि ये वायरस भी जो है ये समाजवादी पार्टी का हो गया, केवल और केवल हिंदुओं को मार रहा है, मुसलमानों को नहीं मार रहा है? कैसी बातें कर रही थी आप? कोई भी सरकार ये चाहेगी कि जिस प्रकार के चित्रों का आप चित्रण कर रही थी उसके प्रदेश में ऐसा हो ना। आपको हमारी भारतीय संस्कृति के विषय में कुछ पता है? और इस प्रकार की जो आपदा विपदा आई है, कब आई है? 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले, 100 साल के बाद आई है। ये अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन और सिचुएशन है जिससे मोस्ट चैलेंजिंग। और आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश में और ज्यादा आग लगाई, और ज्यादा आग लगाई। आपके नेता ने कोशिश करी कि लोगों को वैक्सीनेशन ना हो। आपके नेता ने बोला ये बीजेपी की वैक्सीन है, वैक्सीन मत लगाओ। आपके नेताओं ने बोला वैक्सीन लगाओगे मर जाओगे, वैक्सीन लगाओगे नपुंसक हो जाओगे। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को मारा है। आप लोग हत्यारे हैं। ये है आप लोगों का असली रूप। और आप प्रश्न कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी से। योगी आदित्यनाथ जी की जो गवर्नेंस है ना, वो बिल्कुल प्योर है और ट्रांसपेरेंट है और डेडिकेटेड है। जाके अपने नेताजी से पूछिए कि क्या क्या किया है उन्होंने। जहां पर ये कहा जाता है कि बलात्कारी है, गलती है, बच्चों से गलती हो जाती है, लड़के हैं गलती हो जाती है। और आप धरती पुत्र का यहाँ पे उदाहरण दे रही हैं, उसी धरती पुत्र का जिसने सरयू को लाल कर दिया था। अरे उदाहरण देते हुए भी 2 बार सोचा करें। इन शब्दों का प्रयोग मैं करना नहीं चाहती हूँ, परंतु जिस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विषय में बोला, जिस प्रकार से हिंदू शवों के बारे में बोला है, उससे मैं अपमानित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ। बात करिए चलिए कब्रिस्तान की, बताइए क्या वायरस भी देखकर इन्फेक्ट कर रहा है? मुसलमानों को नहीं मारा क्या? ये कौन सा तरीका होता है? मैं बोल रही हूँ, आपके चैनल पे बोल रही हूँ। अभी इन्होंने ये भी कहा था ना, गोदी मीडिया काव करते रहते हैं। राम मोहन जी, आपको इन्होंने कौवा बता दे, क्योंकि जी न्यूज को भी बोला जाता है गोदी मीडिया। तो आपके इनके हिसाब से आप भी कौवे हैं और अभी बैठ के काव कर रहे हैं, जो नाहिद हसन ने अभी कहा है। बात करें, तथ्यों पे बात करें, ट्रांसपेरेंसी से बात करें। हवा में बात करने से कुछ चलता नहीं है। हवाबाजी करने के लिए आपकी पार्टी और आपकी हम काम करते हैं। ठीक है, नाहिद तारिक खान जी, 28 लगाएंगे आप लोग, 28 लगाएंगे। जब हम पूरा प्रदेश जो है लड़ रहा है, श्री राम मोहन जी, कौन लगाता है और 28 लगाने वालों का क्या हश्र होता है, ये हम अच्छी तरीके से ठीक है। नाहिद जी बोलिए, के बारे में भी ज्ञान लेकर बैठा। देखिए श्री राम मोहन जी, इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल सख्त टिप्पणी की कि सरकार जो है जमीनी हकीकत को देखे और नींद से जगे। क्या बात है कि भाजपा जो है कुंभकर्णी नींद में मुसलसल सोई हुई है, ये जगना चाहते ही नहीं है। अभी कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने भी कहा कि जमीन पर उत्तर प्रदेश में भाजपा कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो भाजपा है बल्कि पूरे देश में ये इससे केवल हवाई बातें कर रहे हैं। अब ये बीजेपी की वैक्सीन की बात कर रहे थे। अरे ये उसी वैक्सीन की बात कर रहे हैं ना जिस वैक्सीन के बारे में खुद बीजेपी के
मंत्री एमपी प्रज्ञा ठाकुर, एमएलए सुरेंद्र सिंह और तमाम मंत्री, उत्तराखंड के एमएलए, असम के एमएलए, मध्य प्रदेश के मंत्री, वो लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को में अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं कि आपको कोरोना से लड़ने के लिए किसी दवाई, किसी वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है, केवल गोबर का सूप पिए, लेप लगाए और गोमूत्र पिए, कोरोना आपको दूर दूर तक नहीं पकड़ेगा। तो ये भ्रम तो ये लोग फैला रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो सब उल्टा प्रदेश है, तो उल्टा चल रहा है। यहाँ वैक्सीन के भी जो है बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति आ गए हैं, वो वैक्सीन पर भी नया नया प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ कोविड की वैक्सीन देनी होती है, वहां कुत्ते को काटने की वैक्सीन दे दी जाती है। और अभी सिद्धार्थनगर में देखिए कैसा बड़ा प्रयोग किया लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ करने के लिए, कि एक साथ जो है 20 लोगों को जो सेकेंड डोज इंजेक्शन लगना था वो अलग लगा दिया। पहले कोवैक्सीन इंजेक्शन लगा था, उसके बाद सेकेंड डोज कोविशील्ड की लगा दी। इसी प्रकार जो कानपुर में एक महिला को जो एक साथ दोनों डोज लगा दी गई। तो अनिला जी ये बताएं कि इन लोगों के सर्टिफिकेट पे किसकी फोटो लगेगी? हम तो यही समझते कि इस पर भी मोदी जी की फोटो लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। और अनिला जी बात कर रही है कि बीजेपी की, अरे बीजेपी तो कपट चोर है। जिस तरह से बेचारे, देखिए जब आप एक सेकंड नहीं बोल रही थी अनिला जी, एक एक करके एक मुद्दे पे जवाब आ जाए, वापस नाहिद जी आपके पास आ जाऊंगा मैं। नहीं पहले आपने पूछा ना कि किसकी फोटो लगनी चाहिए। कंप्लीट कर लूं एक साथ अलीगढ़ में जो नहीं एक साथ आप जवाब लीजिएगा ना, सब लिख ले अनिला जी, एक साथ लीजिए। सच्चाई सुनने की कलेजा चाहिए होता है, जब बोल रही भूल जाएंगी। कोरोना का क्या मस्तिष्क पर असर हो गया है कि भूलने लग जाएंगे सब। शांत रहिए, शांत रहिए। अब राम मोहन जी ने मुझसे प्रश्न किया, मुझे उत्तर देने दीजिए। ठीक है नाहिद जी, वापस आ जाऊंगा। एक टॉपिक हो गया ना, ये एक का आपने रिस्पॉन्स किया, उसका जवाब ले लीजिए, जवाब के बाद वापस आ जाऊंगा आपके पास, फिर दोबारा दे दीजिए। आपकी पार्टी का क्या रिश्ता है, या वो डॉक्टर जो उस नर्स को बचा रही थी उससे क्या आपका रिश्ता है? मेरे प्रदेश को उल्टा प्रदेश कहने वाली आप कौन होती है? उत्तर प्रदेश बिल्कुल सीधा बहुत अच्छा प्रदेश है, इसको समाजवादी पार्टी उल्टा प्रदेश कैसे कह सकती है? और गोबर का सूप कौन पीता है भाई साहब? मैडम ये बताइए, गोबर का सूप कौन पीता है? मुझे अरे आपके मंत्री, आपके एमपी, आपके में बता रहे हैं सब बातें लगती है, इसलिए आप आपकी पार्टी का ही बयान है और मोदी जी के कहने पर सब बयान दे रही है लोग। अगर आपकी पार्टी का बयान नहीं है तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी अभी तक? पार्टी के अंदर होंगे आप हर चीज का जो मजाक बनाती है, आयुर्वेदिक जो औषधि है उनका मजाक बनाना बंद करिए, बंद करिए। कुछ जानकारी है नहीं, गोबर गणेश की पार्टी। मतलब आप कह रही गोबर ले, मतलब आप कह रही गोबर खा लो। आपको गोबर का सूप कौन पीता है महारानी? अरे भाई आप अपने घर के ड्राइंग रूम में सास बहुरिया का खेल नहीं खेल रही है। आप एक बहुत बड़े सम्मानित चैनल पर बैठी है अनिला जी, जिसके व्यूअर्स लाखों लाख की संख्या में है। जरा आप डिबेट का डेकोरम मेंटेन करें। महारानी जैसी शब्द आप अपने ड्राइंग रूम में सास बहुरिया का खेल खेलते हुए खेलिएगा। आप यहाँ बताइए, अब पता चल गया गोबर का सूप गोबर गणेश बोलने का मौका दें। जी राम मोहन जी, अब आप मुझे बोलने का मौका दें। यही मानसिकता है आपकी। आपने कहा था मेरे पास आपको नाज है, ना भारतीय औषधि पे आपको नाज है, ना आयुर्वेद पे आपको नाज है, तो किस चीज पे नाज है ये बताने में कि हिंदू शवों के साथ क्या हो रहा था, जरा मुस्लिम शवों के साथ क्या हो रहा था ये भी बता दीजिए। नाहिद जी जवाब दीजिए। आप श्री राम मोहन जी मैं बोलूं, देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमने देखा कि भ्रष्टाचार के चार के चलते जो है नवनिर्मित शमशान घाट की छत जो है झरझरा कर ताश के पत्तों के जैसे झरझरा कर गिर गई, जिसके कारण बड़ी संख्या में 24 लोगों की मृत्यु हो गई और धरती वहां की खून से लाल लाल हो गई। हम सबने वो दृश्य देखा कि भ्रष्टाचार के चलते किस तरह से शमशान घाटों में ये सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। और ये बात कर रही है नरसंहार, अरे उत्तर प्रदेश में तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में नरसंहार हो रहा। माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश भगवान भरोसे। अभी आप देखिए, हमारे नेता की बात कर रही थी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जैसा दूरदर्शी तो देश में कोई नेता है ही नहीं। आप देखिए उनकी दूरदर्शी सोच इतनी है कि वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जो बच्चे हैं, छात्र हैं, अभिभावक हैं और टीचर्स हैं, उनके
उनके हित में बेहतर है कि पहले उनको वैक्सीनेशन दिया जाए और फिर इंजेक्शन दिया जाए। लेकिन बीजेपी के जो नेता है वो तब भी जो टट्टर बोलने लगे, कहने लगे नौजवानों को भड़का रहे हैं, छात्रों को भड़का रहे हैं। आज देखिए, आज खुद ये सरकार बैकफुट पर आ गई। आज इन्होंने तय कर लिया है कि ठीक है, बच्चों का एग्जामिनेशन, क्लास 12 का एग्जामिनेशन रद्द किया कि ये जो है बच्चों के हित में नहीं है। नाहिद जी, मैंने पहले भी पूछा, मैं फिर पूछता हूँ, वो दूरदर्शिता कहाँ थी जब जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे आप लोग? कितनी जगह की फोटो तो आपने शेयर किया अखिलेश यादव की। पहले बिल्कुल मैं आपको जवाब दे रही हूँ। देखिए, इसी प्रकार माननीय अखिलेश यादव जी 3-4 महीने से कह रहे थे कि गरीबों को फ्री में वैक्सीन दी जाए, लेकिन तब भी जो है भाजपा के तमाम नेता जो टट्टर बोल रहे थे। तो किसने पैसा ले लिया गरीबों से? अभी शुरू कर रहे हैं अभियान 15 जून से अभियान शुरू कर रहे हैं कि गांव में जो गरीब है और जो लोग गरीब है, दूध वाले, सब्जी वाले, ठेले वाले, इन सबको जो इंजेक्शन दिया जाएगा। और आप बात कर रहे हैं हमारे पार्टी के कार्यक्रमों की। अब ये आप बताना चाह रहे हैं कि जो सरकार कर रही है वो भी अखिलेश यादव के सुझाव पे कर रही है, और जो नहीं कर रही है वो भी अखिलेश यादव के सुझाव पे हो रहा है, कि अखिलेश यादव ने जो कह दिया वो नहीं किया तो सब कुछ गलत है। बताना चाह रही हूँ, नहीं श्री राम मोहन जी, मैं ये बताना चाह रही हूँ स्पष्ट रूप से कि देखिए, विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम ये है कि हम सरकार को जगाएं, अगर सरकार को जमीनी हकीकत से वाकिफ करें, उनको झकझोर कर जगाएं। इसलिए बार बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित तमाम पार्टीज वक्त बेवक्त जो है, स्पेशली कोरोना काल में, सरकार को जगाने का प्रयास करती रहे। लेकिन जब हमने वास्तविक चीजों से इनको जगाने की कोशिश की, इनको जमीनी हकीकत बताने की कोशिश की, तब सरकार में बैठे लोगों ने उल्टी सीधी बातें की, तमाम आए बाएं शाय बोला। अब वही सब बातें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, वही सब बातें माननीय हाई कोर्ट भी कह रही है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे बैकफुट पर आकर आप खुद भी वही सब करते हैं। तो बेहतर है कि जब कोई अच्छा सुझाव देता है, उसको बेहतर होता है कि पहले उसको मान ले, बजाय इसके कि उसके ऊपर टीका टिप्पणी करे। अभी मौर्य जी जो है 300 पार का नारा, 200 पार का नारा दे रहे थे। अरे अभी तो उन्होंने बंगाल में भी तो 200 पार का नारा दिया था, उसने क्या खर्चा कर दिया बीजेपी ने? तो नारे तो बहुत सारे दिए जाते हैं प्रदेश में, बीजेपी का वही हाल। नारा आपने भी दिया था, काम बोलता है, जनता ने कहा कि नहीं बोलता है। उन्होंने योगी सरकार को चुन लिया, बीजेपी की सरकार को चुन लिया। हो सकता है इनका नारा भी फ्लॉप हो जाए, वो तो निर्भर करता है, या हो सकता है बात सही हो जाए तो कहेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य ने अच्छी बात कही थी। ओंकार नाथ सिंह मोहन जी, आप आज का लेटेस्ट देखिए ना, आज आप लेटेस्ट देखिए ना, एक सेकंड और दे दें। इन्होंने तो अभी जो पंचायत सदस्य के चुनाव हुआ उसमें भी नारा दिया था 2000 पार का। क्या हुआ? बुरी करारी हार हुई। खुद केशव मौर्य प्रसाद जी के क्षेत्र, सीएम के क्षेत्र गोरखपुर, मोदी जी के क्षेत्र बनारस, ये डिफेंस मिनिस्टर के क्षेत्र लखनऊ, अयोध्या, मथुरा, लखनऊ, कानपुर, एटा, मैनपुरी, सब जगह बीजेपी की करारी हार हुई और समाजवादी पार्टी को जनता ने अपना समर्थन, ठीक है, जनता ने समर्थन दिया। तो आप लोग और कमर कसिए, विधानसभा में आइए। आपको लगता है कि अच्छा प्रदर्शन हुआ है और अखिलेश यादव ने जो दौरे किए उनका अच्छा रिस्पांस मिला है? एक सेकंड और दें, तो और मेहनत कीजिए। एक सेकंड और दें, जनता ने तय कर लिया है, जनता ने श्री राम मोहन जी तय कर लिया है कि अब की बार 6 महीने में विधानसभा चुनाव होगा। ठीक है, ओंकार नाथ सिंह जी, सीटें जिताकर जी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएंगे। ठीक है, बनाइए। आप लोग जनता से ऐसे आप लोग बहुमत मांगते रहिए, वो आपको दें और मेहनत करते रहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि अनिला सिंह जी की पार्टी कर रही है मेहनत, आप लोग भी मेहनत कीजिए और मेहनत करेंगे तो चुनाव रोचक होगा, जनता को विकल्प अच्छे मिलेंगे। पार्टी मेहनत कर रही है, श्री राम मोहन जी अगर ये मेहनत कर रहे होते तो पंचायत चुनाव में औंधे मुंह गिरे होते, मेहनत कर रहे होते तो केरला। ठीक है, ओंकार नाथ सिंह जी, ओंकार नाथ सिंह जी, सत्ता पार्टी मेहनत उस वक्त जो सत्ता पार्टी थी, ठीक है, मोदी जी ने गठबंधन कर लिया। सत्ता पार्टी ने तमिलनाडु में मोदी जी से गठबंधन कर दिया, ये सोचकर, और आपने यहाँ मायावती जी से भी कर लिया। क्या हुआ? हाथ जल गया। उससे पहले कांग्रेस पार्टी से भी कर लिया, सत्ता चली गई और दोनों में नुकसान खा गए। अपने भी तो देखिए ओंकार नाथ सिंह जी, केरला में तो जितनी सीट थी, केरला में ठीक है, बीजेपी की जितनी सीट थी, कितनी सीट थी? यही हाल उत्तर प्रदेश में होगा, जो सीट है सब चली जाएगी। ठीक है, ऐसा आपको लगता है? ये आपका विश्लेषण है, आपके ऊपर स्वतंत्र है। ओंकार नाथ सिंह जी को बोलने दीजिए, उनका भी वक्त है। ठीक, मेरा विश्लेषण तो भविष्यवाणी करती हैं आप, वो भी मान लेते हैं हम आपकी बात। आगे बढ़ते हैं, ओंकार नाथ सिंह जी। मैं तो आप तो जानते हैं, ठीक, भविष्यवाणी करती हूँ।
या तो भविष्यवाणी करते हैं आप, ये आपका विश्लेषण है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज होती हो तो मुझे समझाइए। ओंकार नाथ सिंह जी, ये ठीक, एक मिनट में आऊंगा। मैडम एक सेकंड, दूसरे मेहमान भी हैं, उनका भी समय उतना ही कीमती है जितना आपका है, उनका समय भी उतना ही कीमती है जितना आपका है। इसलिए ओंकार नाथ सिंह जी, ये जो तैयारी चल रही है अंदर अंदर, आप लोगों का ये कहना है कि 1 to 1 अगर चर्चा हो रही है फिर रिपोर्ट जाएगी, तो ये अच्छे संकेत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लेकिन आप लोगों की तैयारी कहां है और कैसे करेंगे? क्योंकि अगर वो अपने लूपहोल्स ठीक कर रहे हैं तो मुश्किल आपको ही होगी। देखिए, ना तो उनके लूप होल को हम जानना चाह रहे हैं कि वो क्या ठीक कर रहे हैं, और ना तो हम अपना लूप होल आपको बताने जा रहे हैं अभी हम क्या ठीक करने जा रहे हैं जी। राजनीति में ये होता है, हर आदमी अपनी रणनीति बनाता है, उसको हल्ला नहीं करता है, वो अपने हिसाब से करता है। और जब वो करता है कोई काम, तब उस पर जो है आचार विचार और दुनिया भर की चीजें होती। ये बात कभी ना आती अगर ये मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बैठते हैं। जैसा विक्रम राव जी ने कहा कि उनके सामने कोई शिकायत नहीं कर पाता, इसका मतलब कि फीडबैक ये था कि लोग नाराज है और शिकायत करेंगे, और वो दिख भी रहा था। क्योंकि कानपुर के MP पचौरी साहब ने दुख रोया था कोरोना की बीमारी के संबंध में। गंगवार साहब जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने नाराजगी प्रकट की थी कि CMO उनका फोन नहीं उठाता है मंत्री रहते हुए उनके। एक MLA के लड़के की मृत्यु हो जाती है, वो FIR कराना चाहते हैं, मुख्यमंत्री तक से मिले, लेकिन उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये सारी चीजें जो गई। दूसरे, अभी देखिए हाल ही में जहरीली शराब से 100 आदमी मर गए अलीगढ़ में। तो अगर ये आदमी मर गए, और ये आज पहली घटना नहीं हुई है, कम से कम 8 से 10 घटनाएं और हो चुकी हैं 2017 से लेके आज तक, मगर सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई है। सब कुछ लोग कहते हैं कि पहले की सरकार ने क्यों नहीं बना दिया। अरे भाई, पहले के नहीं बना दिया, जब आप आ गए हैं और मृत्यु हो रही है जहरीली शराब से, तो ये कैसे न बनने पाए? कोई योजना तो बनाइए। अगर आप योजना नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप 60 जिलों का दौरा किए कोरोना में, जो कमियां मिली उसको दूर कीजिए। आपकी 4000 PSC में कम से कम 1500 PSC ऐसी हैं जहां डॉक्टर ही नहीं है, कुछ बंद पड़ी हुई हैं, कहीं फार्मासिस्ट खाली है, कहीं स्वीपर ही खाली खोल के बैठता है। तो अब आप ये सोचिए कि अगर इस तरह से है, और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, 2-3 नाम मैं भी आपको बता देना चाह रहा हूं कि बाराबंकी में 58 जो है, क्या कहते हैं वो है PSC, जिसमें आधी बंद पड़ी हुई बाराबंकी में। भुए मऊ में, रायबरेली के भुए मऊ में एक PHC है भुए मऊ पे, उसमें क्या कहते हैं ये फार्मासिस्ट है, और वो भी वहां पे ड्यूटी पे नहीं है, कहीं और है, अस्पताल बंद पड़ा हुआ है। गोरखपुर में गंभीर नगर में एक PSC बनाई गई है, वो आज तक चालू ही नहीं हुई। आजमगढ़ में लालगंज तहसील में लहमा गांव में एक अस्पताल बना 18 बेड का, वो आज तक चालू ही नहीं हुआ। उसमें एक चपरासी आता, कभी खोल खाल के बैठ जाता है, डॉक्टर का भी मकान बना हुआ वहां पे। तो ये जो चीजें हैं, ये शिकायतें वहां पहुंची हैं, और इसको अगर इन लोगों ने गंभीरता पूर्वक नहीं किया, तो आप समझिए जो 3rd फेज की एक्सपेक्टेशन हो रही है, वो मैं समझता हूं कि गंभीर स्थिति हो जाएगी अगर कहीं दोबारा ये बीमारी आ गई तो। इस समय तो पूरे कंट्री वाइज जो है बीमारी कम हुई है तो उत्तर प्रदेश में भी कम हो गई है। ये कोई सोचे कि हमारी मेहनत से कम हो गई है, ये भूल है उसकी। इसलिए आगे की तैयारी करे और जो कमियां हैं उसको पूरी करे, योजना बनाए ऐसी कि जनता जो है बचे। ठीक है। के विक्रम राव साहब, स्टाफ की कमी तो ऐसा है कि ये बहुत पहले से चली आ रही है, और ऐसा नहीं है कि कोई सरकार जो कर्मचारी हैं उन्हें कहीं दूसरी जगह तैनात कर देती है, किसी एक जगह तैनात करेगी तो दूसरी जगह खाली हो जाएगा। तो ये तो सभी सरकारों की सतत जिम्मेदारी है कि स्टाफ, मेडिकल स्टाफ की भर्ती हो, डॉक्टर्स नए बने, तेजी से मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, ये सभी का काम है। लेकिन इन परिस्थितियों में जबकि ये कहा जा रहा है कि चर्चा 1 to 1 हो रही है, फीडबैक लिया जा रहा है, आपको लगता है कि बीजेपी जिस राह पर निकली है उसमें कुछ खतरे भी हैं अगर कुछ कड़े कदम, बड़े कदम उठाए गए तो? नहीं, जैसा आपने कहा था राममोहन जी, समय रहते किलेबंदी तो करनी पड़ेगी। किला इनका बहुत मजबूत तो रहा नहीं, उसमें दरार काफ़ी पड़ी है पिछले 4 साल में, तो स्वाभाविक हर पार्टी के लिए मजबूत करे उसको। लेकिन राजनीतिक शास्त्र का एक छात्र होने के नाते मेरी एक अवधारणा है
1974 से मैं यूपी के चुनाव का देख रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ उन पर। मेरा ये मानना है कि इस बार बजाय नेतृत्व के, नेता के मैनिफेस्टो पर चुनाव होगा। किन मुद्दों पर ऑपोजिशन कहेगी आप हेल्थ स्कीम में चौपट किया आपने, कोविड आप नाकामयाब रहे, उनका रहेगा। इसके जवाब के साथ नए मुद्दे क्या उठाएंगे ये लोग, भारतीय जनता पार्टी, इस पर ज़रूर चर्चा हो रही होगी आज और कल। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, दो बार चुनाव हुआ, भी आपने कहा था कांग्रेस पार्टी के साथ लड़े थे लोग और मायावती के साथ लड़े, सफाया हो गया। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा सब जानते हैं। उधर अखिलेश है, इधर मायावती है, उधर प्रियंका गांधी है, इधर योगी जी हैं। अब योगी जी के कार्यकलाप पर वोट तो मांगेंगे ये लोग। अब बीच के रास्ते में कोई घोड़ा बदलता नहीं है, ये आम धारणा रही है। तो मुझे लगता है मैनिफेस्टो का महत्व बढ़ने से जनता को एक अधिकार मिलेगा, सोच समझ के वोट डालेगा और निरीक्षण विवेक करके वोटर तय करेगा इस बार कैसी सरकार हो, क्या सरकार हो। तो पिछली बार एक धांधली, एक स्पेकुलेशन होता रहा। स्पेकुलेशन मतलब जैसे जुआ खेल रहे हो। इस बार जनता जुआ नहीं खेलेगी। जनता प्रदेश के हित में मैनिफेस्टो देके वोट देगी। इसलिए इन पार्टियों को बुद्धि लगानी पड़ेगी, मुद्दे तय करने पड़ेंगे, अभियान का तरीका करना पड़ेगा। केवल लोहिया और राहुल गांधी की फोटो छापकर समाजवादी पार्टी ने सोचा था वोट मिलेंगे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा था। उसमें कहाँ लोहिया, कहाँ राहुल गांधी। इस बार शायद ऐसा नहीं होगा। सोच समझ के लोग अभियान करेंगे। सही बात है कि सोच समझकर लोग वोट करते हैं और उनकी समझ किन चीजों से तय होती है, किन मुद्दों पर तय होती है, कौन सी चूक हुई है। जाहिर है कि 4-5 साल जब आप शासन करते हैं तो कई कमियां रह जाती हैं, कई जगह असंतोष होता है और उन्हें भरने के लिए बीएल संतोष अभी कवायद में लगे हुए हैं। कितने सफल होंगे ये कुछ समय के बाद पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे साथ शामिल होने के लिए। और इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।